सुख में 100 मिले और दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। तो सही मित्र की पहचान मैंने आपको आज बता दी है और ज़िंदगी में एक मित्र ज़रूर बनाइए जो कि आपको हर रास्ते पे आपके साथ खड़ा रहे और आपको सही और गलत की पहचान करवाते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 10 नवंबर के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जनवरी से लगाए अब तक के सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस को हम 9 नवंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों के द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो देखिए भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बन गए हैं। देखिए महाराष्ट्र के जो संकल्प गुप्ता हैं उन्होंने हाल ही में 6.5 अंक हासिल करके भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। देखिए ग्रैंड मास्टर का जो खिताब होता है इसको हासिल करने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को सुरक्षित करना होता है और साथ में कुल 2500 येलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। तो इन सभी को करने के बाद संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये जो है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अगला प्रश्न है कि 400 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए। तो देखिए अभी हाल ही में राशिद खान ने 400 T20 विकेट को पूरा किया है और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए जिन्होंने 400 T20 विकेट लिया है। और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपना जो 400वां विकेट था ये कहाँ पर लिया। तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हाल ही में मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो उसमें जो है सुपर 12 मुकाबले के दौरान इन्होंने अपना 400वां T20 विकेट पूरा किया और ये दुनिया के सबसे युवा यानी कि सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए जिन्होंने 400 T20 विकेट लिए हैं। देखिए न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान का जो T20 विश्व कप खेला जा रहा है उसमें इन्होंने मार्टिन गप्टिल का जगह क्या नाम है शिकार किया था 400 विकेट के रूप में। यानी कि इनका जो 400वां विकेट था ये विकेट था मार्टिन गप्टिल का, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो इनका शिकार करके इन्होंने अपना 400वां विकेट हाल ही में लिया था। तो इसको याद रखिएगा कि T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज दुनिया के बन गए हैं अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो देखिए हर महीने का जीएसटी संग्रह लगभग आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक नया ट्रेंड चल रहा है कि भैया बताओ फलाने महीने में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डाटा दे रहा हूँ जनवरी से लगाए सितंबर अक्टूबर तक का, ठीक है। नवंबर तो अभी चल रहा है, तो अक्टूबर तक का जो डाटा दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह रहा कुल 1,30,127 करोड़ रुपए। कितना रहा? 1,30,127 करोड़ रुपए रहा अक्टूबर महीने में भारत का जीएसटी संग्रह। और देखिए पिछले महीनों की बात करें तो सितंबर की बात करेंगे सबसे पहले हम। देखिए सितंबर 2021 में भारत का जीएसटी संग्रह 1,17,010 करोड़ रुपए रहा था। फिर उसके पहले वाले महीने यानी कि अगस्त में रहा था 1.12 लाख करोड़। फिर उसके पहले वाले महीने जुलाई में रहा था 1,16,393 करोड़। और फिर जून में रहा था 92,849 करोड़। फिर मई में रहा था 1,02,709 करोड़। और अप्रैल में रहा था 1.41 लाख करोड़। यानी कि सबसे अधिक जीएसटी संग्रह कब हुआ था? अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो 1.41 लाख करोड़ रुपए जो है क्या हुआ था अप्रैल 2021 में जीएसटी संग्रह। और उसके पहले मार्च वाले में कितना रहा था 1.24 लाख करोड़। फिर फरवरी में कुल 1,13,143 करोड़ था भारत का जीएसटी संग्रह। और फिर जनवरी 2021 में था 1,19,847 करोड़। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और रिसेंटली जो आपका है अक्टूबर महीने का जीएसटी संग्रह ये कितना रहा
1,30,127 करोड़ रुपए। इसको नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राजीव कुमार मिश्रा। ठीक है, राजीव कुमार मिश्रा को हाल ही में पीटीसी इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और देखिए जो आपके राजीव कुमार मिश्रा, इन्होंने इस पद पर दीपक अमिताभ का स्थान लिया है। देखिए जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड, इसको पहले पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसको 1999 में आर्थिक दक्षता और आपूर्ति की सुरक्षा प्राप्त करने और देश में एक जीवंत बिजली बाजार विकसित करने के लिए बिजली के व्यापार को शुरू करने के लिए शामिल किया गया था। और जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 को हुई थी। तो ये डिटेल्स है पीटीसी इंडिया के बारे में। लेकिन इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है ये आपका है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं राजीव कुमार मिश्रा और इन्होंने इस पद पर दीपक अमिताभ का स्थान लिया है। अगला प्रश्न की हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। देखिए श्रीनगर जो है इसको शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की इस सूची में रखा गया है। देखिए इस लिस्ट में दुनिया भर के कुल 49 शहर शामिल हैं। याद रखिएगा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया हाल ही में श्रीनगर को। यूनेस्को का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। और इसके हेड हैं डायरेक्टर जनरल हैं आंड्रे अजोले। और यूनेस्को को शॉर्ट में UNESCO से लिखा जाता है। फुल फॉर्म इसका मैंने बता ही दिया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और सातवां प्रश्न की हाल ही में कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए तुलसी गौड़ा को अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए तुलसी गौड़ा, यहाँ पे एक साधारण सी महिला का फोटो दिख रहा है। देखिए ये महिला जो है इन्होंने 3,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से यानी कि पिछले 60 सालों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यानी कि इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। 30,000 पेड़ बहुत होता है। ठीक है, हम लोगों ने तो मतलब 300 भी नहीं लगाए होंगे, मैंने तो लगाए हैं 100+। बाकी आप भी पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिए। देखिए पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, देखिए पूरे कोरोना काल में ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा डिमांडिंग चीज़ था। ठीक है कि यार ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, मेरे फला जो है अस्पताल में भर्ती, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो है आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इतने पेड़ लगा दीजिए कि यार हमारा एनवायरनमेंट क्लियर रहे, बीमारियां कम फैलें और ये कोरोना जैसी बीमारियां ही ना फैलें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तुलसी गौड़ा की और इनको कोरिलेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको पेड़ वगैरह के बारे में बता दिया ताकि याद रहे। तो कर्नाटक की जो पर्यावरणविद हैं तुलसी गौड़ा, इनको 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 60 सालों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया भारत के राष्ट्रपति ने। देखिए जो पद्मश्री सम्मान है ये सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए जो है जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको प्रदान किया जाता है। इसको याद रखिएगा। आठवां प्रश्न की हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो देखिए जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है ये अब कित्तूर कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे एक रानी दिख रही हैं, इन रानी का नाम है रानी चेन्नम्मा। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का जो मंत्रिमंडल है इसने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नाम देने का फैसला किया है। देखिए जो आपका ये कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र होगा, ठीक है, इस क्षेत्र का इतिहास क्या है। देखिए इस क्षेत्र में 7 जिले शामिल हैं, कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बागलकोट और गडाक और हावेरी। ठीक है, देखिए कित्तूर नाम जो आपका है ये बहुत ही फेमस है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। देखिए कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है जहां पर रानी चेन्नम्मा हुआ करती थी। उन्होंने शासन किया था 1778 से 1829 के दौरान। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी
और फिर ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो कित्तूर जो है जो कर्नाटक मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है, ये अब जो है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसको अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। नवा प्रश्न है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में कोकोन 2021 का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए ये राज्य आपका केरला है। और आपको बता दूं जो आपका कोकोन है ये एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसे गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, प्रदर्शित करने और समझने और जागरूकता फैलाने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देखिए कोकोन जो है इसका मुख्य सम्मेलन 2 दिन 12 और 13 नवंबर 2021 को केरल पुलिस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये इम्प्रोवाइज, एडाप्ट एंड ओवरकम थीम के साथ किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए गुजरात जो है ये 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है और इसके बाद फिर आपका हरियाणा, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा लॉजिस्टिक यानी कि देखिए लॉजिस्टिक का मतलब माल ढुलाई से हो गया, यानी कि जो हमारा ये सामान वामान आता है एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे जिले में ढुलाई होता है। ठीक है, उसके मामले की बात हो रही है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात पहले स्थान पर है और उसके बाद फिर आपका दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर तमिलनाडु और पांचवें स्थान पर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, 11वां की हाल ही में भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उस युद्धपोत का नाम क्या है? तो देखिए इस युद्धपोत का नाम है PNS तुगरिल टाइप 054 AP। यहाँ पे इसकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपका PNS तुगरिल है ये टाइप 054 AP पाकिस्तान की नौसेना के लिए बनाई जा रहे 4 प्रकार के 054 युद्धपोतों में से पहला है। ठीक है, यानी कि ये पहला युद्धपोत है जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और अभी ऐसे और भी बनाए जाने हैं। ठीक है, यानी कि 3 और मिलेंगे पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान और चीन ने टाइप 054 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में एक डील किया था। और 12वां की हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक 5 यूरो के सिक्के का अनावरण किया? तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जो है 5 यूरो का सिक्का जारी किया है। ये पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्कों पर याद किया जाएगा। देखिए सिक्का सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध है। विशेष कलेक्टरों का सिक्का हीना ग्लोवर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भी हाल ही में महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए 5 यूरो का एक सिक्का जारी किया। ठीक है, और 13वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी का अनावरण किया गया? तो देखिए जो पुस्तक है द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। देखिए सुधा मूर्ति बहुत बड़ा नाम है भारत में। सुधा मूर्ति जो है ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और ये एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। और सुधा मूर्ति जो है इन्होंने द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी शीर्षक से जो अपनी नई पुस्तक जारी की है, जो कि अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। ठीक है, और इस श्रृंखला में आपको बता दूं इन्होंने राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियों का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। 14वां प्रश्न की हाल ही में किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में प्रियंका मोहितो को चुना गया है तेंजिंग नॉर्गे साहसिक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए। देखिए जो प्रियंका हैं ये 2020 तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के 7 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं और 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनको इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो किन 7 लोगों को इस साल तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाएगा और किस श्रेणी में दिया जाएगा ये मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रियंका मोहिते जो है इनका पूरा नाम है प्रियंका मंगेश मोहिते। इनको भूमि साहसिक की श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा।
उसके बाद दूसरे व्यक्ति आपके जयप्रकाश कुमार हैं, इनको भी भूमि साहसिक श्रेणी में दिया जाएगा ये पुरस्कार। कर्नल अमित बिष्ट, शीतल और श्रीकांत विश्वनाथन को जो है ये पुरस्कार मिलेगा। देखिए ये ऊपर के जो 4 हैं इनको भूमि साहसी की श्रेणी मिलेगा, बाकी जो आपके श्रीकांत विश्वनाथन हैं इनको जल साहसी की श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2020 मिलेगा। उसके बाद फिर आप कहते हैं हवाई साहसी की श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल। उसके बाद जो आपके जय किशन है ये भी आते हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये वो 7 लोग हैं जिनको इस साल तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार मिलेगा। और किस श्रेणी में मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार है ये है क्या चीज। देखिए 1994 में राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार यानी कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में स्थापित और बाद में 2002 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 1994 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार के रूप में, और 2002 में इसका नाम बदल दिया गया, इसको फिर जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया। तो देखिए तेंजिंग नोर्गे हैं कौन, इनके बारे में बता दूं आपको। देखिए तेंजिंग नोर्गे को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। और ये जो पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर यानी कि जल, थल और वायु तीनों पर जो है साहसिक कार्यों के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि अर्जुन पुरस्कार के बराबर है। ठीक है, और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने भारत का लीडरशिप करते हुए मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हाल ही में। तो देखिए भारत का जो कश्मीर राज्य, ठीक है, तो कश्मीर की एक 13 वर्षीय बालिका हैं तजामुल इस्लाम, इन्होंने भारत का लीडरशिप करते हुए अभी हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता। देखिए फाइनल मैच में जो आपकी तजामुल इस्लाम है, इन्होंने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अर्जेंटीना की ललीना को हराया था। और तजामुल इस्लाम की बात करें, देखिए इनका जन्म उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के एक सुदूर गांव जिसका नाम है तारकपोरा, वहां पर हुआ था। और तजामुल जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये सबसे खास बात है। और आखिरी प्रश्न आज का है कि मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। देखिए मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमो हार्मोन रेड्रिगो में आयोजित 2021 का मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। देखिए इस रेस में लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं, दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर इसमें मैक्सिको के रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज रहे थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज के लिए आपके लिए है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया था, बताइए आंसर। देखिए इस क्लास के बाद जितनी भी क्लासेज होती हैं सबको आप देखा कीजिए, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें आपको कोचिंग में पढ़ाई जाती हैं उससे कहीं ज़्यादा कंटेंट हम कम समय में आपको दे देते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको 16 प्रश्न आपको बताए। ठीक है, अगर कोचिंग सेंटर होता तो इसी को बताने में 3 घंटे लग जाता। तो यहाँ पे कम समय में अधिक कंटेंट मिल रहा है, तो पूरे दिन चैनल पे जो वीडियोस आपको अपलोड मिलते हैं उसको आप जो है देखते रहा कीजिए। तो बताइए जल्दी से विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाता है। अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व शहरीकरण दिवस या जिसको विश्व नगर नियोजन दिवस भी कहते हैं या फिर वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे कब मनाया था, बताइए। अगला है कि 2022 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल किया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, बताइए। और अगला कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाता है, तो ये 7 नवंबर को मनाता है। दूसरा था कि हाल ही में खबरों में रहा कुक जलडमरू मध्य किस राज्य में किस देश में स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है।
और अगला था कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है, तो ये राज्य आपका पंजाब है। और चौथा था कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का पहला जहाज डिलीवर किया, तो देखिए ये कंपनी आपकी है मझगांव डाक से बिल्डर्स। और नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाता है, तो ये 2 नवंबर को मनाता है, इस साल 2 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। तो 2 नवंबर 2021 को हमने क्या मनाया, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और 2 नवंबर को क्या पड़ा था, धनतेरस का दिन। तो धनतेरस के दिन यानी कि भगवान धन्वंतरी को याद करने के लिए धनतेरस के दिन हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।